स्वागत है आपका रसायन विज्ञान के सेकंड चैप्टर विद्युत रसायन की वन शॉट क्लास के अंदर में। आज की जो क्लास है वो आप सभी लोग की डिमांड पर है। आप लोग बोल रहे थे काफी दिनों से कि वन शॉट क्लास स्टार्ट कर लो, और सबसे पहला जो वन शॉट क्लास आप लाओगे वो केमिस्ट्री का लाना, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, समझ नहीं आता, टफ लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है भाई केमिस्ट्री पढ़ने में। तो आज के इस क्लास के अंदर में मैंने सोचा क्यों ना ऐसे तरीके से आपको बताया जाए, ऐसे तरीके से आपको पढ़ाया जाए कि केमिस्ट्री से आपको प्यार हो जाए। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना भाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सब्जेक्ट है। बस इसको आपको अच्छे से समझना होगा। सो मैंने सोचा क्यों ना इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, एंड 1 से डेढ़ घंटे के अंदर में ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, इसे हम कंप्लीट करेंगे। और इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे ना, इस वीडियो के लास्ट तक आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है अपने कॉपी के अंदर में। बाकी आपको इसका पूरा का पूरा नोट्स हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। एंड हाँ, काफ़ी दिनों बाद मेरा लेक्चर आ रहा है। इसका रीज़न मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया था मैसेज करके कि भाई मैं गाँव चला गया था, कुछ दिनों के लिए गया था, बट काफ़ी टाइम हो गया। सो इसलिए लेक्चर नहीं आ पा रही थी, एंड उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना इस चैप्टर को। एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर की वेटेज की। सीसी बोर्ड में 8 नंबर का ये जो क्वेश्चन आंसर है वो इस चैप्टर से पूछा जाता है। एंड बात करिए कौन सा केमिस्ट्री है, तो भाई केमिस्ट्री तो 3 प्रकार के होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो ये है फिजिकल का सेकंड चैप्टर, और ये 8 नंबर का है, बहुत ज़्यादा हैवी चैप्टर है। 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर का सिंगल सिंगल क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। अब जैसे कि आपको पता है 1 नंबर के लिए आपको डीपली जाना होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। इससे मात्रक पूछा जा सकता है, यूनिट पूछा जा सकता है, फार्मूला पूछा जा सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें 1 नंबर में पूछी जा सकती है। 2 नंबर के लिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएँगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें परिभाषा पूछी जा सकती है, कुछ ऐसे होंगे जिसमें फार्मूला बेस्ड आपको पूछे जाएँगे। बाकी 5 नंबर के लिए 2-3 क्वेश्चन या टॉपिक्स बोल सकते हो, वो आपको पढ़ने होंगे, और आपको यहाँ पास 5 नंबर मिल जाएँगे। मतलब बहुत ज़्यादा ईज़ी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर में टोटल हमें 12 टॉपिक्स पढ़ने हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर में, सीक्वेंस वाइज़, जैसे यहाँ पास मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का, वो हम पढ़ेंगे सेल। तो हाँ जी, वही सेल है जी, मैं आपको बता देता हूँ। जो रिमोट होता है, फ़ोन हो गया और बहुत सारे डिवाइस में लगा होता है, वही सेल, वही बैटरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके 2 प्रकार हैं जिसे हम देखने वाले हैं यहाँ पास। सबसे पहला है विद्युत रासायनिक सेल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है विद्युत अपघटनी सेल। सेकंड टॉपिक यहाँ पास होने वाला है गैल्वेनिक सेल, इसको हम लोग विद्युत रासायनिक भी सेल भी कह सकते हैं। मतलब ये जो पहला प्रकार है सेल का, वही यहाँ पास होने वाला है गैल्वेनिक सेल। इसे डेनियल सेल भी कहते हैं, रासायनिक भी सेल कहते हैं। 3 इसके नाम हैं, आप कन्फ्यूज़ मत होना। कोई भी ना पूछा जाए, आपको यही बताना है। इसका अगला जो टॉपिक है वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, विद्युत रसायन श्रेणी आपको बतानी है, फिर विद्युत अपघटन या विद्युत अपघट्य इसको बोल सकते हो, फिर फैराडे का नियम जो कि क्लास 9 से आ जाती है, फिर है क्लोराउस का नियम, फिर नेल्सन समीकरण, ओम का नियम जो कि एक अच्छा 7वीं 8वीं से आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होता है, मोलर चालकता क्या होता है, तुलंकी चालकता या तुलंकी भार जो है वो यहाँ पर क्या होता है, और लास्ट जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक है, संसारण क्या होता है। जंग लगने की जो क्रिया है ना लोहे के अंदर में, वो ये जो लास्ट टॉपिक है होने वाली है। बात करते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस 5 नंबर की बात की जाए तो भाई सेकंड टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। 2027 में हो सकता है ये आए, ठीक है, सीक्रेट है, हाँ मैं आपको बता दूं भाई ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो भाई अच्छे से नोट करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अगला जो टॉपिक है वो यहाँ पर मानक हाइड्रोजन रिलेटेड है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। रासायनिक श्रेणी भी इंपॉर्टेंट है, क्रोराउस का नियम इंपॉर्टेंट है, फैराडे का नियम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड 2 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ये जो लास्ट टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक बोल सकते हो, ये 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहला टॉपिक जो है सेल। अब 1 से डेढ़ घंटे में कंप्लीट करना है तो जल्दी-जल्दी हमें चलना होगा और बेसिक से लेना होगा, ताकि आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि लेक्चर कंप्लीट हो गया और आपको समझ में नहीं आया। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझ में आए। अपने स्पीड के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ठीक है, अच्छे से इस लेक्चर को स्टार्ट कर लीजिए। अच्छे से, मतलब कि अगर आपको नॉर्मल देखने आता होगा, नॉर्मल देखना पसंद है सो आप नॉर्मल स्पीड में देखिए। स्पीड में देखना है सो आप स्पीड में देखिए। काफ़ी लोग तो स्पीड में चालू कर दिए होंगे, ठीक है, मेरी तरह। अब देखो सबसे पहला जो टॉपिक है वो सेल होता है। सेल जैसे कि मैंने बताया, बैटरी भाई, रिमोट हो गया, बहुत सारे डिवाइस हो गया। इसमें जो सेल लगता है ना, वही सेल यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। वैसे तो हमने सेल देखा है, कैसे वर्क करता है वो भी हमें पता है, बट इसकी परिभाषा कैसे लिखनी होती है, इसकी डिफिनेशन कैसे होगी साइंस की भाषा में।
अब देखो साइंस को समझने के लिए ना, मतलब इसकी परिभाषा समझने के लिए ना, हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक बर्तन ले लेते हैं। एक मैंने पात्र ले लिया। अब ये जो बर्तन है ना, इसके अंदर में हम इलेक्ट्रोड डालेंगे। इलेक्ट्रोड किस बला के नाम है? तो भाई इस बला का नाम है इलेक्ट्रोड का जो है। उसके दो प्रकार होते हैं, कैथोड और एनोड। आपने नाम सुना होगा, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। तो वही इलेक्ट्रोड होता है। अब ये जो कैथोड जो एनोड है, वो दोनों हम यहाँ पर डाल देते हैं इस बर्तन के अंदर में। और इस बर्तन के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ विलयन डाल देंगे या और कुछ पदार्थ वगैरह हमने डाल दिया। अब यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें डाल दी। अब आपको पता होगा, एक से दो से ज्यादा चीजें अगर हम किसी चीज में डालते हैं तो वो एक तरह से यंत्र या फिर और कुछ बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग यंत्र ही ले लेते हैं। अब ये जो यंत्र बनाना है, इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में या तो रासायनिक क्रिया हो सकती है या तो विद्युत क्रिया हो सकती है। अब जब इसके अंदर में क्रिया हो रही है और ये यंत्र काम कर रहा है, तो इस यंत्र को हम कहते हैं सेल। आप सिंपल सा इसकी परिभाषा आप देख लीजिए। जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, चेंज किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसका मतलब ये है, हमने यहाँ पर से एक बर्तन लिया, इस बर्तन में इलेक्ट्रोड कैथोड जो भी है अपना, वो सभी हमने डाल दिया और कुछ क्रिया करके इसे हमने बना दिया यंत्र। अब ये जो यंत्र है, इसके अंदर में क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा अगर हम देते हैं इस यंत्र को तो वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी है उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को केमिकल एनर्जी में हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। और ये जो चेंज करने का जो यंत्र यूज कर रहे हैं, जो पात्र यूज कर रहे हैं, जो बर्तन यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेल। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ चुका होगा। इसके दो प्रकार मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला जो प्रकार होने वाला है वो है वैद्युत रासायनिक सेल। ये जो सेल है वो क्या करेगा, जब भी हम किसी बर्तन को, जब भी किसी यंत्र को हम रासायनिक जो ऊर्जा है वो देते हैं, तो वो क्या करता है, उसे चेंज कर देता है विद्युत ऊर्जा में। तो उस सेल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके हम लोग कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। नाम से स्पष्ट है, अगर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो वो है वैद्युत रासायनिक सेल। इसका एग्जाम्पल एक नंबर में पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल कहते हैं, या उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक सेल। तीन नाम है, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर के लिए तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो टॉपिक है वही होने वाला है। इसका सेकंड जो प्रकार है वो क्या है, वो होने वाला है विद्युत अपघटनीय सेल। इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट पहले वाला का। इसमें क्या होगा, जो विद्युत ऊर्जा है उसे हम लोग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, और पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे थे। इतना ही काम है सेल के बारे में, आपको इतना ही पता होना चाहिए। यही इनफ है आपके यहाँ पर जानकारी के लिए, क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड जो टॉपिक है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 नंबर के लिए। आपको 5 नंबर में बोला जाएगा कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इसके सिद्धांत लिखिए, या डायग्राम के थ्रू आपको इससे अच्छे से समझाना होगा। इसके रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में आपको रिएक्शन ही पता लगाना है। अब देखो, ऐसा बोला जाए तो भाई ये जो दो रिएक्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे, इन्हीं दो रिएक्शन के लिए इसकी पूरी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, ये पूरा डायग्राम बनाना होगा और पूरा पूरा समझना होगा कि आखिर ये जो रिएक्शन है वो आया कहाँ से। बहुत ही इजी तरीके से आपको बहुत सारी चीजें इसमें देखने के लिए मिल होंगी। इस डायग्राम को अगर आप पहली बार देखोगे तो कंफ्यूजन तो आएगा ही आएगा, बट मैं जो बता रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर एरो देने वाला हूँ, वही चीज आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, इसमें आपको दो बर्तन देखने के लिए मिल रहे होंगे, बड़े बड़े दो बर्तन मिल रहे होंगे। ये जो बर्तन है भाई, इस बर्तन को हम लोग कहते हैं अर्ध सेल, मतलब कि आधा सेल। यहाँ पर हमने दो अर्ध सेल ले लिया है, और ये दोनों अर्ध सेल जो होने वाला है इसे हम लोग बर्तन के रूप में लेते हैं। कांच का बर्तन ले लीजिए। अब यहाँ पर दो हमने कांच का बर्तन ले लिया, अर्ध सेल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही अर्ध सेल के अंदर में हम विलयन डालेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे। अब दोनों में अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, विलयन डालेंगे। अब देखो, सबसे पहली बात, बाकी चीजें इग्नोर कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ बस उसमें फोकस करना। सबसे पहले हमने लिया एक बर्तन, इस बर्तन के अंदर में हमने क्या किया, विलयन डाल दिया। अब ये जो विलयन हमने डाला हुआ है, ये विलयन किसका विलयन है, वो है ZnSO4 का विलयन, मतलब कि यहाँ पर जिंक सल्फेट जो है उसका विलयन हमने डाल दिया है। सेकेंड बर्तन हमने ले लिया। सेकेंड बर्तन के अंदर में हमने क्या किया, इसमें भी विलयन हमने डाल दिया, और इसमें जो हमने विलयन डाला है वो विलयन है CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का विलयन हमने डाल दिया। हमने क्या किया, दो बर्तन लिया, दोनों में विलयन डाल दिया, दोनों में अलग अलग विलयन डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में धातु की छड़ डुबाएंगे, धातु की छड़ डुबाएंगे, और जो धातु की छड़ होने वाली है ना, उसके विलयन के अकॉर्डिंग ही होने वाली है, उसके द्वारा ही यहाँ पर हम लेने वाले हैं। जैसे सबसे पहले में हमने क्या किया था, विलयन डाला था जिंक SO4 का, तो इसमें जो छड़ हम डालेंगे ना, वो होने वाला है जिंक का, मतलब कि Zn का छड़ होने वाला है। सेकंड में हमने क्या किया था, CuSO4 का हमने विलयन डाला था, तो इसमें जो छड़ डूबा रहेगा ना, वो Cu का होगा।
मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 2 बर्तन हमने लिया, दोनों में अलग-अलग विलेन डाला और जो विलेन था उसके ही अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर छड़ डुबा दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो छड़ है ना उसे आपस में कनेक्ट करेंगे और उसे वोल्ट देंगे और यहाँ पर जो वोल्ट हम देने वाले हैं ना वो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कितने वोल्ट हम देते हैं, उसे हम लोग देते हैं 1.1 वोल्ट हम यहाँ पर देते हैं। ये आप नोट कर लेना अच्छे से। और हम क्या करते हैं, वोल्ट भी दिए। अब इसके बाद दोनों जो बर्तन है उसे आपस में जोड़ने के लिए हम एक सेतु का उपयोग करते हैं, एक ब्रिज का उपयोग करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं लवण सेतु। ये जो लवण सेतु ना, इसके बारे में आपको बताऊं तो ये अगर अगर एक जेलीनुमा पदार्थ होता है जिससे बना होता है और ये जो है मेंटेन करने का काम करता है, सांद्रता जो है उसे यहाँ पर बनाए रखने का काम करता है, एक तरह से संतुलन के लिए यहाँ पर काम करता है ये। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इसके अंदर में ना ही इलेक्ट्रॉन जाएगा ना ही कुछ आयन वगैरह जाएगा, ये संतुलित करने के लिए ये आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। वैसे पहले इसकी परिभाषा पूछी जाती थी बट अभी नहीं पूछी जाएगी क्योंकि पहले 3 नंबर में ही क्वेश्चन आते थे, ठीक है। आप देखो यहाँ पर आप चाहो तो थ्योरी जब आप इसका लिखोगे कि हमने बर्तन लिया, इसमें ये चीजें डाली, तो आप बता सकते हो कि लवण सेतु क्या होता है। बाकी आपको सिर्फ समझना है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, 2 बर्तन लिया, दोनों बर्तन में विलन डाला, एक में हमने ZnSO4 डाला जिसमें हमने जेन जो है Zn जो है उसकी छड़ डुबा दी, सेकंड में CuSO4 का विलन डाला, उसमें हमने Cu की छड़ डुबा दी, दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया, 1.1 वोल्ट हमने दे दिया, दोनों को लवण सेतु से भी जोड़ दिया। अब ध्यान से सुना, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होने वाली है। अब देखो ये जो Zn होने वाली है ना, इसमें हमने माइनस का चार्ज लिया है। जब भी हम माइनस का चार्ज लेते हैं ना तो हमारे मन में सबसे पहला आना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर में एनोड, और जब भी हम प्लस लेते हैं ना तो कैथोड आना चाहिए। सिंपल सा, Zn जो होगा वो होगा एनोड और यहाँ पर जो Cu होगा, मतलब कि यहाँ पर जो कवर होने वाला है वो यहाँ पर कैथोड होने वाला है। एनोड और कैथोड क्या होता है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड होता है, बट इसका काम क्या होता है। जब भी आप एनोड का नाम सुनते हो आपके मन में आना चाहिए कि भाई ऑक्सीकरण यहाँ पर होगा, ऑक्सीडेशन जो है वो यहाँ पर होने वाला है, और वहीं पर अगर आप अपचयन जो है मतलब कि रिएक्शन जो है वो लेते हो तो यहाँ पर कैथोड का नाम आ जाता है। इसका मतलब ये है कि एनोड जो है भैया वो यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, कैथोड जो है वो अपचयन होगा। अब ये ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है ये तो आपको पता होगा, नहीं पता मैं आपको बता दूं। ऑक्सीकरण कब कहलाता है, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को दान देते हैं। मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और मैं अगर किसी को देता हूँ तो मैं जो क्रिया कर रहा हूँ वो कौन सी क्रिया है, वो है यहाँ पर ऑक्सीकरण की। अगर मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, ठीक है, ग्रहण करता हूँ किसी से मैं लेता हूँ, तो वहां पर जो क्रिया होगी वो होगी अपचयन की। ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो Zn था वो एनोड है जो कि ऑक्सीकरण की क्रिया करती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दान देती है। Cu जो है वो कैथोड है, इसका मतलब अपचयन की क्रिया करती है, और ये क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन है उसे ग्रहण करती है। इतना आपको समझ में आ चुका है। अब हम देख लेते हैं इसकी मेन क्रिया को, कैसे ये काम करता है और कैसे यहाँ पर रिएक्शन हमें मिलेगा। अब देखो ध्यान से मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो CuSO4 है ना, ये जो विलयन है ना, इसके अंदर में क्या हो रहा होगा, इसके अंदर में ना Cu और Cu2+ और SO4-, ये जो है ना वो घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, मतलब एक नहीं बल्कि अनंत है, चारों तरफ समान तरीके से ये घूम रहा है, Cu2+ Cu2+ सभी जगह है, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या हो रहा है भैया, जिंक SO4 जो है ना उसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया इसके अंदर में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण जो है उसकी क्रिया होगी, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रॉन दान करेगा। अब यहाँ पर जो Zn है, जो जिंक होने वाला है, वो ना 2 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमें देना है, मतलब बाहर निकालेंगे। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, क्या होता है, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, ये जो है परिवर्तित हो जाता है Zn2+ में। Zn2+ में ये परिवर्तित हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। जब भी कोई यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर जिंक है, वो यहाँ पर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकालता है, मतलब कि बाहर देता है, किसी को दान देता है, तो वो बना लेता है 2+, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतना यहाँ पर प्लस बनाएगा, तो यहाँ पर जिंक 2+ जो है वो बना लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर बना लिया। अब देखो ध्यान से मैंने क्या बोला, जब भी ये Zn जो है वो 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो यहाँ पर चारों तरफ फैल जाएगा Zn2+। Zn2+ चारों तरफ फैल गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर निकला है, जो हमने बाहर निकाला है, किसी SO4 से हमने निकाला है, वो क्या करेगा, इस वोल्ट के माध्यम से इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा और आने के बाद ये जो Cu है ना, जो CuSO4 का जो विलयन है ना उसके अंदर में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन जो है उससे बाहर निकाला, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकाल के चला गया दूसरे वाले बर्तन के अंदर में, जिसके अंदर में क्या था, Cu2+ था। अब 2 इलेक्ट्रॉन और Cu2+ है, क्या होगा, क्या होगा भैया, दोनों कैंसिल कर देंगे, और दोनों कैंसिल करने के बाद ये चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद क्या बनेगा, वो Cu बनेगा और सॉलिड अवस्था में बनेगा, ठोस अवस्था में बनेगा। अब ध्यान से देखो, जब भी आप इमेजिन करो, जब भी आपके पास कुछ चीजें है और आप किसी चीज को देते हो तो आपके पास कम होगा, ठीक है, कम होगा, और अगर आपके पास कम है और आप किसी चीज को लेते हो तो ज्यादा हो जाएगा।
और कहीं न कहीं वो फ़र्क दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा नहीं कि वो दिखेगा नहीं, फ़र्क तो दिखेगा ही दिखेगा। तो वही फ़र्क यहाँ पास क्या होगा देखो, जब भी हम यहाँ पास क्या करते हैं, Zn जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, तो ये जो Zn का जो छड़ है वो पतला होने लगेगा, टूटने लगेगा। मतलब भाई यहाँ से कमी हो रही है, जब हम किसी चीज़ को देते हैं तो हमारे पास कमी होती है, तो यहाँ से ये टूटने लगेगा। ये छड़ टूटने लगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ आया और यहाँ आने के बाद वो क्या है, Cu बनेगा। Cu सॉलिड अवस्था मतलब ठोस अवस्था बनेगा और ठोस अवस्था में नग्न आँखों से दिखता है, मतलब कि खुली आँखों से भी दिखता है, मतलब पूरा का पूरा दिखता है ठोस, ठीक है। अब जब ठोस दिख रहा है तो भाई क्या यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस आएँगे? हाँ जी, ये जो ठोस यहाँ पर Cu है वो क्या करेगा, Cu का जो छड़ है उसमें जमना स्टार्ट कर लेगा और इसे मोटा बनाने लगेगा और ये जो क्रिया है ना वो लगातार होती रहेगी और फिर यही जो क्रिया है वो कहलाएगी अपनी गैल्वेनिक शेल की क्रिया। अब देखो ध्यान से मैंने क्या बोला, मैंने एक बार रिपीट कर लेता हूँ। हमने क्या किया, 2 बर्तन लिए, दोनों में अलग-अलग विलयन डाल दिया, दोनों में अलग-अलग हमने छड़ डाल दिया, दोनों को जोड़ दिया, लवण से तो जोड़ दिया और यहाँ पास क्या होता है, जो ZnSO4 है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये पतला होते जाएगा, निकलेगा तो पतला होते जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से आएगा और यहाँ आके क्या करेगा, सी ठोस अवस्था में जो सॉलिड बना के वो जमना स्टार्ट कर लेगा और उसके बाद हमें 2 रिएक्शन मिल जाता है, वो मिल जाता है, आप लोग देख सकते हो ये जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और यही रिएक्शन आपको एग्जाम में निकालना होगा। आपको थ्योरी लिखनी है, हमने पहले बर्तन लिया, ये किया, वो किया, जो भी था, ठीक है? आपको अपने शब्दों में लिखना है एंड उसके बाद ये जो रिएक्शन है और ये जो डायग्राम है, वो आपको यहाँ पास डाल देना है एग्जाम के अंदर में। 5 नंबर आपको मिल जाएँगे, बहुत ज़्यादा ईज़ी था, समझने में थोड़ा-सा टाइम लगा होगा, ठीक है? फर्स्ट टाइम है इसलिए। एंड चलो अगला टॉपिक है वो देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? देखो, सिंपल से मैं आपको बताऊँ, इसमें भी हम क्या करते हैं ना, एक काँच का बर्तन ले लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पास हमने काँच का एक पात्र ले लिया, एक बर्तन हमने ले लिया है और इस बर्तन के अंदर में हमने डाल दिया है HCl। हमने क्या किया है, हमने 1 एम जो है HCl हमने डाल दिया है इसके अंदर में और हम क्या करते हैं, एक परखनली लेते हैं जिसमें एक छेद करके हम उसे उल्टा रख लेते हैं इस बर्तन के अंदर में। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, वो जो परखनली है ना, ऊपर से एक धागे से ना एक पीटी प्लेट जो है वो लटका देते हैं। अब ये जो पीटी प्लेट है उसे ऐसे लटकाते हैं ताकि जो HCl है ना उस विलयन में अच्छे से वो डूब जाए, अच्छे से डूब जाए। और आपको ये तो पता होगा कि ये जो पीटी है वो पेटिलम जो प्लेट है वो कहीं न कहीं विलयन के साथ जाके क्या करेगा, कुछ रिएक्शन करेगा। तो उस रिएक्शन से बचाने के लिए या कुछ चीज़ें यहाँ पास अच्छे से सावधानी से करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पीटी प्लेट है ना इसके ऊपर में हम पॉलिश करते हैं। जो काले रंग की हम पॉलिश करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्लैटिनम ब्लैक की पॉलिश यहाँ पास हम लगाते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक बर्तन लिया, उसमें एक परखनली उल्टा लटका दिया, जिसमें हमने क्या किया, पीटी प्लेट जो है वो लटका दिया एक प्लैटिनम ब्लैक से पॉलिश करके। अब हम क्या करेंगे, ये जो छोटा-सा छेद था ना, इसके अंदर से हम लोग शुद्ध हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रवाहित करेंगे। कितने दाब से करेंगे, तो हम करेंगे 1 एटीएम दाब से। 1 एटीएम क्या होता है, वायुमंडलीय जो दाब होता है ना उसे हम लोग 1 एटीएम कहते हैं, ठीक है? तो उतने यहाँ दाब से हम लोग क्या करेंगे, H2 मतलब कि शुद्ध हाइड्रोजन जो है वो हम प्रवाहित करेंगे। किस पे करेंगे, पीटी प्लेट में करेंगे। जैसे हम लोग करेंगे यहाँ से बुलबुला स्टार्ट हो जाएगा, कुछ बुलबुला जो है मतलब रिएक्शन होने स्टार्ट हो जाएगा और इसके अंदर में E जो है वो यहाँ पर 0 वोल्ट हो जाएगा और इसमें 1 मोलर क्या हो जाएगा, H प्लस जो है आयन बन जाएँगे। अब इसके बाद ध्यान से आप देखो इसमें हो क्या रहा है, इसके अंदर में ना क्रिया होगी। क्या क्रिया होगी भैया, ये जो H2 है ना भैया वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और बनाएगा 2H प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा, 2H प्लस बनाएगा और यहाँ पर 2H प्लस जो होने वाला है ना वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और H2 बनाएगा। यही क्रिया आपको यहाँ पर बतानी है। आप यहाँ पर थ्योरी देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मानक हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ब्लैक से पॉलिश किया गया। मैंने क्या बोला, ये जो पीटी है उसे हमने प्लेटिनम ब्लैक से पॉलिश कर दिया है और पीटी इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है? ये क्या है, प्लेटी जो है एक इलेक्ट्रोड है जिसे हमने लटकाया हुआ है। अब देखो इलेक्ट्रोड अम्लीय विलयन में डूबा हुआ है, आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर अम्लीय विलयन में डुबाया हुआ है। इस पर शुद्ध H2 गैस जो है 1 एटीएम मतलब कि 1 वायुमंडलीय दाब से हम लोग प्रवाहित करते हैं और जब हम प्रवाहित करते हैं उसमें क्या होता है, विलयन में H प्लस जो संरचना है वो 1 मोलर होता है तथा विलयन का जो ताप है वो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब ध्यान से देखो इसके अंदर में यहाँ पर जो अपना विलयन का ताप है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। सो आपको बस यही कंडीशन करना है एंड उसके बाद ये जो रिएक्शन है वो निकालनी है। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो भाई रिएक्शन ही होता है। सो आपको रिएक्शन ही आपस निकालनी है। अगर आपको पूछा जाता है तो आपको थ्योरी लिखनी है, थ्योरी अच्छे से लिख सकते हो। मैंने लिखना है उतना ही आप लिख सकते हो, चाहो तो आप इसे लंबा चौड़ा लिख सकते हो। बाकी यहाँ पास आप लिख सकते हो, ये डायग्राम जो है वो अच्छे से बना लेना एंड ये जो रिएक्शन है वो आप यहाँ पास बनाना ही बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। रिएक्शन कैसे है मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर में क्या था भैया, हमने क्या किया था, H2 जो है वो हमने प्रोवाइड किया था, तो होता क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद ये 2H+ बना लेता है और यहाँ पर जो H+ था, यहाँ पर 2H+ यहाँ पर संदर्भ में है, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण करेगा और H जो है वो बना लेगा, H2 बना लेगा। ठीक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसके बारे में बात की जाए तो भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए और इसका जो मेन जो समीकरण है वो, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी पहले पूछा जाता था न्यूमेरिकल, और अभी 2026 में भी आया था। तो आप ये न्यूमेरिकल जो है वो एक बार पढ़ लेना अच्छे से। बाकी देख लीजिए इसका मीनिंग क्या है और इसका परिभाषा जो है वो क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम क्या करते हैं ना, इसके अंदर में हम क्या करते हैं, मानक अपचयन विभव आपने सुना होगा, ये निकालना आपने पढ़ा होगा क्लास के अंदर में, नहीं पढ़ा होगा सो मैं किसी क्लास के अंदर में आपको समझा दूंगा, थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो सकता है, ठीक है। इस क्लास में हम इसे स्किप करते हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे तत्व लेते हैं, काफ़ी सारे तत्व लेते हैं और उसे उसके क्या करते हैं, मानक अपचयन जो विभव है ना, उसके बढ़ते क्रम या घटते क्रम जैसे भी उसे क्रम वाइज ना एकदम व्यवस्थित कर लेते हैं। और जैसे उसे व्यवस्थित करते हैं तो हमें एक श्रेणी मिलती है, एक लाइन मिलती है। जो श्रेणी मिली है ना, उसी श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। परिभाषा ध्यान से देखना, विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्या करते हैं, उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। हमने क्या किया, बहुत सारे तत्व ले लिए, उनका हम लोग मानक अपचयन विभव निकालते हैं और उसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित जमा लेते हैं और जो श्रेणी मिली है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब इसकी यहाँ पर जो एग्जाम्पल बोल दो, परिभाषा बोल दो या उसका मेन सूत्र बोल दो, जो भी वो आप बोल सकते हो, क्योंकि ये सभी में आ जाता है, सभी में फिट बैठता है। वो क्या भैया, ई सेल जो है वो बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड के बराबर होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। ई सेल क्या है, सेल का मानक विभव है। ई कैथोड क्या है, कैथोड का मानक जो अपचयन विभव है वो है। और एनोड में एनोड का मानक अपचयन विभव जो है वो यहाँ पर हो जाता है। बाकी यही चीज आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। अब अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला जो यहाँ पर विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अपघटन बोल सकते हो या विद्युत अपघट्य बोल सकते हो, ये होता क्या है। इसका भी आपको एकदम सिंपल से मैं आपको समझा देता हूँ, इसके अंदर में क्या होता है। वैसे ये समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगला जो टॉपिक है फैराडे का नियम, वो आपको समझना होगा। फैराडे का नियम समझने के लिए आपको ये जो छोटा सा टॉपिक है ना, विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटन, ये आपको समझ में आनी चाहिए, तब जाके आप फैराडे का नियम समझ पाओगे। इसके अंदर में हम क्या करते हैं ना, सिंपल सा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे से मैंने क्या किया ना, एक पात्र ले लिया मैंने, यहाँ पे से क्या लिया है, बर्तन ले लिया है। इस बर्तन के अंदर में हम क्या करेंगे, हम लोग एनोड और कैथोड हमने डाल दिया है और फिर उसे बैटरी से कनेक्ट कर लिया है, मतलब एक सर्किट बना लिया है। अब सर्किट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर में ना NaCl डाल दिए। अब जैसे बैटरी से कनेक्ट करके इसे ऑन करते हैं स्विच को, क्या होता है, इसके अंदर में रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद जो हमने यहाँ पर डाला है NaCl, वो टूट जाएगा। वो कैसे टूटेगा, Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। अब ये जो क्रिया हो रही है ना, मतलब एक विलयन जो था उसे हम तोड़ दिया दो भागों में, एक यौगिक तोड़ दिया, और यही जो क्रिया है ना वो कहलाती है विद्युत अपघट्य। नाम से स्पष्ट है, अपघट्य मतलब कि अलग होना या टूटना। देखो, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो ना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हमने क्या किया, इसमें बैटरी के माध्यम से हमने क्या धारा दिया, क्यों दिया, आवेश दिया, और जैसे इसमें प्रवाहित हमने किया, क्या आवेश प्रवाहित किया, क्या होता है, यहाँ पर रासायनिक क्रिया जो है स्टार्ट हो जाती है और रासायनिक क्रिया के माध्यम से यहाँ पर NaCl जो है वो टूट जाता है Na+ और Ca- में। यही होता है विद्युत अपघट्य। सिंपल सा समझ में आ चुका होगा आपको। एंड साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, जब भी क्रिया होती है, या तो भैया जो एनोड है वो यहाँ पर कमजोर होता है या कैथोड कमजोर होता है, दोनों में से एक कमजोर होने लगता है और एक जो है मोटा होने लगता है, ऐसा आप समझ सकते हो। इसका अगला देखते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, वह है फैराडे का नियम। भैया जी, फैराडे का नियम जो था वो हमने पढ़ा तो है 10th क्लास में, शायद हमने पढ़ा है। हाँ जी, हमने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर में। और इसमें हमने पढ़ा था कि भैया इसके दो नियम होते हैं। सबसे पहला जो नियम था वो हम पहले देख लेते हैं, फिर सेकंड नियम देख लेंगे भैया। पहला नियम क्या बोलता है, फैराडे का प्रथम नियम क्या बोलता है, इस नियम अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या है, विद्युत अपघट्य के जलीय अथवा गलित अवस्था में हमने क्या किया, जलीय अवस्था आप समझते हो, जल वाला जो है, और गलित अवस्था मतलब कि सांद्रा वाला जो अवस्था है वो आ जाता है। जलीय और गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमने क्या किया, विद्युत अपघट्य मतलब कि विद्युत अपघटन, ये वाला है देख लो, यही वाला क्रिया है। इसमें हम क्या करते हैं, गलित अवस्था हो या जलीय अवस्था हो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम ना धारा जो है, विद्युत धारा है वो प्रवाहित करते हैं। जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रोड है मतलब कि एनोड और कैथोड है, वो क्या करता है, वो मुक्त पदार्थ की मात्रा जो है W से प्रवाहित धारा I का समानुपाती हो जाता है।
इसका मतलब सिंपल सा आप देखो क्या हो रहा था, विद्युत अपघटन की जलीय या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा जो है उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती हो जाता है। इसका मतलब सिंपल से मैं यही डायग्राम से बताऊं तो इसमें क्या हो रहा था, हमने यहाँ पर विद्युत अपघटन बनाया। इसमें हमने क्या कहते हैं, एनोड कैथोड, ये जो है इलेक्ट्रोड है, इसमें हमने क्या किया, विद्युत जो है हमने क्या है धारा प्रवाहित किया। जैसे हम धारा प्रवाहित करते हैं, इसके अंदर में क्या हो रहा था, ये जो है मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें उपस्थित W जो है वो क्या करता है भैया, वो क्या करता है I से समानुपाती, मतलब उससे क्या करता है एक तरह से रिएक्शन कर लेता है और फिर यहाँ पर हमें मिल जाता है W समानुपाती I। कैसा ही होगा, नहीं भाई, हमने तो 10th क्लास में पढ़ा था कि भाई ये जो होता है फैराडे का पहला नियम बोलता है W समानुपाती होता है Q के। तो भाई Q और I में अंतर क्या है, देखो सिंपल से मैं आपको बता दूं दोनों में कोई अंतर नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर I क्या है, I है प्रवाहित धारा। अब चूंकि आपको पता होगा एक वायर है जिसमें हम प्रवाहित धारा है, मतलब उसमें प्रवाहित हो रही धारा है, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, उसे हम लोग आवेश से डिनोट करते हैं। मतलब प्रवाहित जो धारा होती है किसी भी चालक में प्रवाहित धारा है उसे हम लोग आवेश कहते हैं। तो हम आई भी ले सकते हैं, क्यू भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर जो मेन हम लेने वाले हैं वो क्यू लेने वाले हैं, आवेश लेने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डब्ल्यू समानुपाती क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और ये तो आपको पता ही होगा क्यू बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा था आवेश में जो विद्युत की मात्रा, ठीक है, वो हमने पढ़ी हुई थी शायद 9th या 10th क्लास में पढ़ी हुई थी, 11th क्लास में भी आ जाती है। उसमें हमने पढ़ा था क्यू जो है आवेश बराबर क्या होता है, आई होता है। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने देखा था, ठीक है, इस चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर में मतलब इस क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो है चैप्टर नंबर 1, उसमें भी हमने ये देखा हुआ था, क्या था, क्यू बराबर में आई हमने देखा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, ये जो समानुपाती का जो चिन्ह है ना उसे हटाएंगे। जैसे हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, एक नियतांक डालते हैं, एक कांस्टेंट डालते हैं जो कि हमने लिया है जेड। ये जो जेड है वो क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होने वाला है। अब जैसे यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, क्यू बराबर ये लिया हुआ था, अब जेड भी हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्यू है ना उसके बराबर में आई लगा देंगे। आई लगाएंगे तो मेन हमें इक्वेशन जो मिलेगा वो है W बराबर में जेड आई यहाँ पास मिल जाएगा। और यही फैराडे का पहला नियम होने वाला है। पहला नियम क्या बोलता था, मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ, विद्युत अपघटन की जलीय अथवा गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा W जो है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की समानुपाती होती है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको समझ में आया होगा। अगला जो नियम है वो देख लेते हैं, सेकंड नियम वो क्या बोलता है, सेकंड नियम जो है वो क्या बोलता है, इस नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, जब श्रेणी क्रम में दो या दो से अधिक सेलों में समान विद्युत आवेश जो है प्रवाहित किया जाता है तो उनके इलेक्ट्रोडों से मुक्त पदार्थ की मात्रा W विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। अब सिंपल से आपको समझ नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें हो क्या रहा है। जब श्रेणी क्रम आपको समझ में आता होगा, हमने पढ़ा था एक होता है अपना श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है भैया, जिसमें उलझा नहीं होता है, पहेलियां एकदम साफ साफ होती है, स्पष्ट, ठीक है। अब देखो श्रेणी क्रम में हमने क्या किया, दो या दो से अधिक शेल में समान विद्युत धारा, मतलब देखो यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन करते हैं, ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन यहाँ पर हम लोग करते हैं। देखो क्या बोला है, इसमें दो या दो से अधिक सेल बोला है, मतलब हम लोग दो या दो से अधिक सेल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक, दो और ये हमने तीन जो है सेल ले लिए हैं, ये तीन हमने सेल ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या बोला है, इनमें समान विद्युत आवेश जो है प्रवाहित हो रही है, मतलब कि सभी में, तीनों में समान विद्युत आवेश जो है मतलब कि यहाँ पर जो है प्रवाहित हो रही है। अब समान कैसे हम डालेंगे, हम लोग क्या करेंगे ना, देखो इससे हम लोग प्लस ले लेते हैं, ये माइनस ले लेते हैं, ये प्लस ले लेते हैं, ये माइनस ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला, और ये प्लस ले लेते हैं, ये माइनस ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। अब आपको पता है जब भी हम समान देखते हैं तो प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से ऐसे जोड़ना होता है। हम क्या करेंगे, ये वाला जो है ना इसको हम लोग जोड़ देंगे इससे, और ये जो है ना इससे जोड़ देंगे, ये वाला भी इससे जोड़ देंगे। अब देखो प्लस माइनस से प्लस जो है माइनस से जुड़ा है, माइनस जो प्लस से जुड़ा है, माइनस भी प्लस से जुड़ा हुआ है, मतलब सभी में समान आवेश जो है प्रवाहित हो रही है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं एकदम अच्छे से यहाँ पास एक पेज लेके बताता हूँ। देखो यहाँ पास क्या बोल रहा था, हमारा जो थ्योरी है वो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पास क्या बोल रहा है, श्रेणी क्रम में मतलब कि हम यहाँ पर श्रेणी क्रम में क्या लेते हैं, दो या दो से अधिक सेल ले लेते हैं। मान लीजिए एक सेल ये रहा, सेकंड सेल ये रहा, थर्ड सेल हमने ले लिया, तीन सेल हमने ले लिया। अब जैसे हमने सेल लिए इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड डालेंगे, मतलब कि एनोड डाल देते हैं, कैथोड डाल देते हैं, फिर एनोड डाल देते हैं, फिर कैथोड डाल देते हैं, फिर एनोड, फिर कैथोड हमने डाल दिया। अब इसे नंबर दे देते हैं, ये प्लस ले लिया, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस हमने दे दी। अब इसमें बोला है कि तीनों जो है ना सभी में समान क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था भैया, देखो क्या बोला है, इन सभी में समान विद्युत आवेश जो है प्रवाहित किया जाता है, मतलब सभी के सभी में समान विद्युत जो धारा है या आवेश है वो हम प्रवाहित करेंगे। तो हम जैसे समान करेंगे, देखो मैंने तीन बर्तन यहाँ पास लिए हुए थे,
यहाँ पास एनोड कैथोड वगैरह सभी हमने लिया हुआ था। ये वाला प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था। समान लेने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस को माइनस से जोड़ देंगे, ये जो माइनस है इसको प्लस से जोड़ देंगे, और ये जो माइनस है उसे प्लस से जोड़ देंगे। अब ये सभी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो चुकी है। अब जैसे आपस में ये कनेक्ट होती है, क्या हो रही है, इन सभी में समान आवेश जो है वो प्रवाहित होना स्टार्ट हो गई है। अब इसके अंदर में हम विलयन डाल देते हैं भाई, हमने क्या किया, इन सभी के अंदर में विलयन डाल दिया, तो उनके इलेक्ट्रोडों में मुक्त पदार्थ की मात्रा, मतलब अगर आप देखोगे इनमें सबसे पहला जो बर्तन है इसमें हम देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जो एक सेकंड, ठीक है। देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इससे मुक्त पदार्थ होंगे, कुछ पदार्थ मुक्त होंगे, जिस पदार्थ हम लेते हैं डब्लू। अब एक भैया 3 बर्तन है तो हम W1 ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं W1 है, इसका W2 है, इसका W3 है। क्या है, ये मुक्त पदार्थ है। ये जो इलेक्ट्रोड है एनोड कैथोड जो है वो मुक्त कर रहे हैं कुछ पदार्थ, जिसे हम लोग क्या बोले W1 W2 W3 हमने ले लिया। वो क्या हो रहा है, विद्युत रासायनिक तुल्यांकी के समानुपाती है। अब ई जो है वो क्या होता है भैया, यहाँ पर होता है रासायनिक तुल्यांकी, विद्युत रासायनिक तुल्यांकी होता है ई। अब इसके समानुपाती है तो इसको भी ले लेते हैं भैया। हमने क्या किया, E1 ले लिया, फिर हमने E2 ले लिया, फिर हमने ले लिया E3। तो यही है अपना सेकंड नियम जो कि फैराडे का नियम है। क्या बोल रहा था, ये बोल रहा था जब श्रेणी क्रम में 2 या 2 से अधिक सेल लेते हैं और उनमें समान विद्युत जो है वो प्रवाहित कर लेते हैं, समान आवेश जो है प्रवाहित करते हैं, तो होता क्या है, उनमें जो इलेक्ट्रोड है एनोड जो कैथोड है वो दोनों ही क्या करता है, यहाँ पास कुछ पदार्थ मुक्त करता है, डब्लू पदार्थ मुक्त करता है, और ये जो डब्लू पदार्थ मुक्त किया है वो समानुपाती होता है किसके, विद्युत रासायनिक तुल्यांकी के समानुपाती होता है। ये चीज आपको बतानी होगी। ये थी अपनी फैराडे की सेकंड नियम। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक तरफ। इसके बाद जो टॉपिक है वो छोटे छोटे टॉपिक्स है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद है क्लोराउस का नियम। क्लोराउस का नियम क्या बोलता है, इसका भी परिभाषा आपको पता होना चाहिए। अब इसका जो सूत्र है वो आपको अच्छे से देख लेना है। देखो सबसे पहले बात की जाए इसकी परिभाषा की, तो ये क्या है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता, मतलब कि सीमांक मोलर चालकता जो होती है धन आयन तथा ऋण आयन की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। एक बार फिर देखो यहाँ पास क्या हो रहा था, हमने क्या एक विद्युत अपघट्य लिया जिसमें हमने क्या किया था भैया, सीमांक मोलर चालकता जो होता है वो हमने ले लिया, ठीक है। एक विद्युत अपघट्य है जिसमें हमने सीमांक मोलर चालकता हमने लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, उसमें धन आयन हो गया, मतलब कि हमने क्या किया लैम्डा m प्लस, ठीक है, और ऋण आयन मतलब कि भैया लैम्डा m माइनस, ठीक है। अब माइनस का इन्फिनिटी मतलब अनंत तो होगा ही, ये मैं भूल रहा था, ठीक है। अब अनंत है, ये है भैया क्या है भैया, सीमांक मोलर चालकता का धन आयन, और एक है भैया ऋण आयन। ये दोनों ही बराबर होंगे किसके योग के, ये दोनों योग जो है वो बराबर होंगे किसके भैया, ये होंगे मोलर चालकता के, मतलब कि लैम्डा m अनंत जो है उसके बराबर होने वाले हैं ये, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, एक सेकेंड वेट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा था, क्लोराउस का नियम बोल रहा था कि भाई हम इसमें क्या करते हैं ना, इस नियम के अनुसार हम लेते हैं विद्युत अपघट्य जिसमें हम क्या करते हैं, सीमांक मोलर चालकता डालते हैं, जिसमें धन आयन जो है वो होने वाला है लैम्डा m अनंत प्लस होगा, और इसमें जो ऋण आयन होगा वो लैम्डा m अनंत माइनस होगा। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो होता है मोलर चालकता के बराबर में, मतलब लैम्डा m अनंत के बराबर में होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला यहाँ पर देखा जाए वो है भैया दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है और प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है। ये चीज आपको जाननी होगी ताकि आपको ये समझ में आए क्लोराउस का नियम कहाँ पर काम करता है। देखो दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ था, यहाँ पर वापस से रिपीट करते हैं पुराने, यहाँ पर हमने लिया था, इसमें हमने NaCl डाला था। जब हम NaCl डालते हैं अगर ये पानी के साथ में, ठीक है, हमने एक बर्तन लिया और बर्तन में हमने पानी डाल दिया, उसमें NaCl डाल दिया, अगर ये पूरी तरह से घुल जाता है, ये पूरी तरह से घुल जाता है, मतलब NaCl जो है पानी के अंदर में पूरी तरह से घुल जाता है, तो क्या होगा भैया, पूरी तरह से अगर वो घुल जाता है तो वो यहाँ पर कराएगा प्रबल विद्युत अपघट्य। मान लीजिए यहाँ पर मैंने पानी लिया और इसमें मैंने नमक डाल दिया, NaCl मैंने डाल दिया और ये पूरी तरह से घुल जाता है, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाएगा। अगर ये पूरी तरह से नहीं खुलता है, पूरी तरह से नहीं खुलता है, तो ये होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो क्लोराउस का नियम है ना, ये किस पे काम करता है, क्या ये प्रबल में करता है या दुर्बल में करता है, तो ये काम करता है दुर्बल में। किस में करता है, दुर्बल में। अब इसके अनुप्रयोग की बात की जाए तो भैया ये जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में काम की जाती है, उपयोग में ली जाती है। वियोजन की कोटि ज्ञात करने में भी इसका उपयोग हम लेते हैं, और जल का आयनिक गुण जो गुणनफल है वो ज्ञात करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। किसका, क्लोराउस नियम का उपयोग करते हैं। क्लोराउस का नियम आप परिभाषा देख लीजिए, उसका सूत्र देख लीजिए, उसके बाद आपको इसके जो अनुप्रयोग है वो याद कर लेने हैं। इतना ही आपको लिखना है, और चाहो तो आप इसके न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हो। इसके न्यूमेरिकल हम किसी अगले वीडियो में अच्छी तरीके से देखेंगे। ये वन
शॉट है, तो बेसिक के साथ-साथ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताते जा रहा हूँ। इसके बाद अगला यहाँ पर जो टॉपिक है वो है निरंतर समीकरण, जिसे हम लोग ननशर्ट समीकरण भी कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें हम देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देख लेते हैं किसी इलेक्ट्रोड का, देखो ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव ई जो है उसके आयन Mn प्लस की सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। इस संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को निरंतर समीकरण कहते हैं। सिंपल सा देखो भाई, समझने की ज़्यादा कोशिश मत करना इन परिभाषा को, मतलब परिभाषा ऐसी है ना, मतलब समझना तो चाहिए, बट ये जो निरंतर समीकरण है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसकी परिभाषा और इसके न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। परिभाषा आपको थोड़ी सी याद करनी है, क्योंकि इसे चेंज नहीं कर सकते हो। चेंज कैसे करोगे? देखो इसमें क्या बोला है, इसमें किसी भी इलेक्ट्रोड हमने ले लिया, कैथोड या एनोड ले लिया, उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो विभव है, मतलब उसका जो ई है, इलेक्ट्रॉन विभव जो ई है, उसका जो आयन है हम ले लेते हैं उसकी सांद्रता, और ताप पर उसका निर्भरता हम देख लेते हैं। तो भाई उसके जो सांद्रता है ना वो ताप पर निर्भर करते हैं, मतलब एक तरह से दोनों ही क्या है, आपस में कनेक्ट है। जब वो निर्भर कर रहा है, मतलब दोनों आपस में कनेक्ट हो रहा है, तो इन बीच में क्या होगा, संबंध होगा। उन दोनों के बीच में संबंध होगा, किनके, सांद्रता और ताप पर बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है। उसी संबंध को हम जो दर्शाते हैं ना, उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, निरंतर समीकरण कहते हैं। आप सिंपल से ध्यान दो, इस समीकरण का यहाँ पर जो समीकरण है वो आपको याद करना है। बहुत ज़्यादा लंबा समीकरण है भाई, मुझे भी याद करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ गई थी। तो ये समीकरण क्या था, ई बराबर में ई नॉट 0.0591 बटे में एन, जो कि मोल होने वाला है, लॉग 10 और 1 बटे में एम एन एन प्लस। अभी एम एन प्लस क्या है, यहाँ पास मैंने बताया था आयन मोलरता है या आयन सांद्रता है। यहाँ पास जो क्या हो रहा था, किसी इलेक्ट्रोड, मतलब कि एनोड और कैथोड हमने ले लिया। एनोड और कैथोड में जो इलेक्ट्रॉन विभव था, उसका जो इलेक्ट्रॉन विभव मतलब ई था, वो क्या करता है, उसके आयन मतलब कि यहाँ पास एम एन प्लस जो है उसकी सांद्रता ताप पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर देखो ताप पर निर्भर कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पास लॉग 10 लिया हुआ है। ज़्यादातर यहाँ पास वही चीज़ें लेते हैं, एंड यहाँ पास आप अच्छे से देख लीजिए, ये जो सूत्र है वो आप नोट कर लीजिए। बाकी इसे मैं अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी यहाँ पास अच्छे आप समझ में आ जाएगा अगर आप 2-3 बार रिपीट करते हो तो। अब देख लो ई जो है वो क्या है, सेल विभव है, ई नॉट जो है हमारा सेल विभव है, एन जो यहाँ पास है इलेक्ट्रॉन वाला संख्या होने वाला है, और फिर यहाँ पास जो है मैंने बताया धातु की यहाँ पास एन की सांद्रता होने वाली है एम एन प्लस। अब इसका अगला टॉपिक हम देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है ओम का नियम, जिसे हमने बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 9th क्लास या शायद 7th-8th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। ओम का नियम क्या बोलता था? ओम का नियम बहुत ज़्यादा सिंपल था, विभव और जो धारा है उनके बीच में संबंध जो है वो बताता है ओम का नियम। उसमें हमने क्या दिखा हुआ था, हमने देखा था चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। आपको पता है हमने यहाँ पास क्या किया था, एक सर्किट बना लिया था, यहाँ पास बैटरी वगैरह कनेक्ट करके हमने सर्किट वगैरह करके कनेक्ट कर लिया था। और यहाँ पास हम क्या करते थे ना, यहाँ पास देखो, यहाँ पास हम क्या करते हैं, सर्किट के अंदर में जो उसका जो सिरा था ना, उसमें हम क्या करते थे, जब भी हम विभवांतर जो है प्रवाहित करते थे, या सिरों पर जो विभवांतर है वो हम प्रवाहित किया करते थे, तो होता क्या था, उसमें जो धारा थी ना, वो धारा क्या होती थी भैया, उस विभवांतर के समानुपाती हो जाती थी। मतलब कि V जो है वो यहाँ पास विभवांतर है और I जो है वो धारा है। अगर हम किसी सर्किट के अंदर में हम क्या करते हैं, विभवांतर जो है प्रवाहित करते हैं, विभवांतर जो है उसके सिरों पे प्रवाहित करते हैं, उनमें बहने वाली जो धारा है ना, वो दोनों आपस में संबंधित दिखाती है, दोनों आपस में संबंध दर्शाती है, रिलेशन दर्शाती है। जो रिलेशन है वो समानुपाती का रिलेशन यहाँ पास होता है, मतलब कि V समानुपाती I है, और जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं उसमें एक नियतांक डालते हैं, और जो नियतांक हम डालने वाले हैं वो R है। R क्या होता है, प्रतिरोध होता है, जो कि रुकावट होता है धारा में, आपको पता ही होगा। जो आवेश बहती है किसी तार के अंदर में, उसे रोकने के लिए जो उपयोग ली जाती है वो R ही होती है, मतलब प्रतिरोध जो है वही होती है। तो सिंपल सा ओम का नियम आपको पता चल गया होगा, और आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। सो आप छोटा सा परिभाषा भी लिख सकते हो, लॉन्ग परिभाषा भी आप चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद अगला यहाँ पर जो टॉपिक है वो है चालकता क्या होता है। चालकता की परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम चांस है यहाँ पर परिभाषा पूछे जाने की, और सबसे ज़्यादा जो चांस है वो यहाँ पर सब पूछा जाएगा इसके सूत्र, इसके फार्मूला, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको बनाने होंगे। अगले वीडियो में कभी हम यहाँ पर जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सो मैं सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए सभी फार्मूला जो है वो यूज़ करके आपको बताऊँगा, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। चालकता क्या है, किसी चालक के प्रतिरोध की व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। हमने क्या किया, किसी चालक के प्रतिरोध जो है, मतलब किसी चालक के प्रतिरोध में हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, मतलब उसमें व्युत्क्रम करते हैं, तो वही क्या है, चालकता कहलाती है, चालकत्व कहलाती है। इसमें हम क्या करते हैं, C बराबर में 1/R, मतलब कि यहाँ पर प्रतिरोध है उसमें हम परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम लोग 1 बटे कर दिए, सो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो हो जाता है चालकत्व।
अगला जो है विशेष चालकत्व क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं भैया, जो प्रतिरोध लिए थे उसमें हम विशेष प्रतिरोध ले लेते हैं। जब विशेष प्रतिरोध लेते हैं तो ये जो जाता है विशेष चालकता में, किसी चालक के विशेष प्रतिरोध में वितम को यहाँ पर क्या कहते हैं भैया, विशेष चालकत्व कहते हैं। अब यहाँ पर कपा बराबर में होता है 1/ρ। ये जो है वो रो है, कपा आप देख लीजिए कुछ इस तरह से की जैसे होता है, मैं अच्छे से बना के दिखाता हूँ कि जो है कुछ इस तरह टाइप से होता है, बट कपा जो होता है ना वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, अब यहाँ पास कपा ले लीजिए और ये जो है रो कुछ इस टाइप से बनता है। एक सेकंड, फैन भी नहीं चल रहा है यार, कुछ इस टाइप से रो होता है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बट ये जो है जब अल्फाबेट हम लेते हैं तो उस टाइम में मिस्टेक हो सकती है। तो रो आपको कुछ इस टाइप से ही बनाना है, कुछ स्नेक टाइप का। ठीक है, जैसे हम लोग समकलंक बनाते हैं वैसे ही कुछ यहाँ पर आपको बनाना है। अब इसका अगला जो टॉपिक है वो यहाँ पास टॉपिक है मोलर चालकता। क्या होता है, एक मोल विद्युत अपघटक के विलयन की चालकता को उसकी मोलर चालकता कहते हैं। चैप्टर 1 में हमने देखा हुआ था, एक मोल विद्युत अपघटक के विलयन की चालकता को उसकी मोलर चालकता कहते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, लैम्डा एम लेते हैं और कपा गुणित में 1000 करके उसमें हम लोग क्या करते हैं, मोलरता इसमें डाल देते हैं। अगला जो है वो है तुल्यांकी चालकता। इसमें क्या करते हैं, 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघटक विलयन चालकता को उसी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं लैम्डा ई जी और उसके बाद कपा गुणित 1000 करके उसमें नॉर्मलता को भाग देते हैं। सिंपल था, यही परिभाषा जो थी वो आपको करनी थी, एंड ये जो फार्मूला है वो आपको अच्छे से करनी है। अगला जो लास्ट टॉपिक है वो है संक्षारण। क्या होता है, संक्षारण में आपको बता देता हूँ, ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातु की सतह पर जंग लगती है। मतलब कि जो लोहे वगैरह होते हैं, धातु जो होते हैं उसमें जो जंग लगता है वो जो क्रिया होती है उसे संक्षारण कहते हैं। जंग लगने की क्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। आखिर लगता कैसे है, क्या आपने कभी सोचा है कि भाई लोहे हो गए, धातु हो गए, इनमें जंग कैसे लगता है। जब उसे बाहर छोड़ देते हो, खुले आसमान में छोड़ देते हो तो उसमें जंग लगने स्टार्ट हो जाता है, उसमें ना एक बुरा बुरा पदार्थ आने लगता है। ठीक है, उसको जंग लगना बोलते हैं। इससे जो धातु की प्लेट होती है या जो भी धातु होती है वो नष्ट होने लगती है, खराब होने लगती है धीरे धीरे। वैसे तो उनका वजूद होता है कहीं ना कहीं किसी अलग रूप में होता है, बट वो नष्ट होने लगती है। तो आखिर होता क्यों है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो वायुमंडल होता है ना उसके अंदर में क्या होता है भैया, O2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है और उसमें जल भी है, मतलब कि नमी भी है। अब जब दोनों आपस में आते हैं, मतलब कि धातु हो गया वो जो है ऑक्सीजन और नमी मतलब जल के संपर्क में आती है, तो होता क्या है उसमें ना एक भूरे रंग का बुरबुरा पदार्थ जो है वो उत्पन्न होने स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लोग जंग लगना बोलते हैं। क्या होता है इसमें, देखो धातु जो है O2 और नमी से मिलकर एक भूरे रंग का पदार्थ बनाती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अब नाम थोड़ा सा आता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से मैं यहाँ पर सबको बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर लेता हूँ इस क्लास को अच्छे से ताकि आप अच्छे से समझ सकें सारी चीज़ें। ठीक है, एंड सबसे पहले यहाँ पर रिपीट किया जाए तो इस चैप्टर को वापस से बहुत जल्दी रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा हुआ था सेल। सेल क्या होता था, मैंने आपको बताया था, एक ऐसा पात्र होता है जिसमें हम क्या कहता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया था। इसके दो प्रकार हमने पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ था वैद्युत रासायनिक शेल। ये क्या होता है, वैद्युत रासायनिक शेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने का काम करता है। वहीं सेकंड प्रकार जो था वैद्युत अवघटनी शेल, ये क्या करता है, ये करता है इलेक्ट्रिक जो अपना ऊर्जा था, मतलब एनर्जी थी, उसे हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अगला था गैल्वेनिक शेल, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। इसमें हम क्या करते हैं, दो बर्तन लेते हैं, दोनों बर्तन में अलग अलग विलन डाल देते हैं। एक में हम डालते हैं ZnSO4, दूसरे में डालते हैं CuSO4, उसमें हम क्षार डालते हैं धातु की, जिसमें जिड जो ZnSO4 था उसमें जिंक का हम क्षार डाल देते हैं, इसमें Cu का डाल देते हैं और दोनों में ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया करते हैं, जिसके बाद हमें मिलता है उसका समीकरण। इसका अगला है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। इसमें हमने क्या किया था, एक बर्तन लिया था जिसमें परखनरी डाली थी और उसमें एक धागे के माध्यम से PD, मतलब कि यहाँ पर पेटियम जो है उसे लटका दिया था एक पॉलिश करके। किससे पॉलिश किया था, ब्लैक कलर से किया था, जिसे हम लोग पेटियम ब्लैक कहते हैं। और उसमें एक वायुमंडलीय दाब से हमने क्या किया था, H2 जो गैस है, मतलब कि शुद्ध हाइड्रोजन गैस है, वो प्रवाहित किया था। इसका अगला यहाँ पर हमने देखा हुआ था, क्या देखा था भैया, रासायनिक श्रेणी देखी थी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें हमने क्या किया था, बहुत सारे तत्व लिए थे, बहुत सारे विभिन्न तत्व लिए थे और सभी को उनके मानक जो अपचयन विभव है उनके बढ़ते क्रम में डाल के हमने जमा दिया था व्यवस्थित, और जो श्रेणी प्राप्त हुई थी उसे हमने किया था रासायनिक श्रेणी। विद्युत अपघटन मैंने आपको बताया था, उसमें होता क्या था भैया, उसमें जब भी हम किसी भी विलयन वगैरह हो गया या किसी भी सर्किट वगैरह हो गया उसमें हम लोग विद्युत देते हैं, तो क्या होता है उसमें रासायनिक क्रिया स्टार्ट हो जाती है। मैंने आपको बताया था NaCl का परिभाषा लेके, जब उसमें हम लोग क्या क्या है, बिजली उत्पन्न करते हैं, मतलब बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो होता क्या है उसमें रासायनिक क्रिया होती है और NaCl जो है वो टूट जाती है Na+ और Cl- में।
अगला हमने पढ़ा था फैराडे का नियम, 2 नियम हमने यहाँ पर देखे हुए थे, फिर क्लोराउस का नियम हमने देखा, ठीक है? फिर नेस्टर समीकरण देखा, ओम का नियम भी हमने देखा, I जो है समानुपाती होता है V के, या V जो है समानुपाती होता है I के। फिर चालकता हमने देखा, विशिष्ट चालकता देखा, मोलर चालकता, तुलनांकी चालकता ये देखा, और लास्ट में हमने देखा संक्षारण। अब ये जितने भी टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा था 1 से डेढ़ घंटे लगेंगे, बट ये 40 से 45 मिनट में कंप्लीट हो गया। अब देखो यार, बहुत ही कम टाइम में हमने ये सारे चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए। हर चैप्टर जो है वो ऐसे ही कम टाइम में हम कंप्लीट करेंगे, वन शॉट कंप्लीट करेंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? मैं शॉर्ट भी नहीं बना रहा था, मैं वीडियो ही नहीं बना रहा था। इसलिए थोड़ी-सी गले में प्रॉब्लम हो रही है, एंड 2-3 दिन और मैं कंटिन्यू बनाऊँगा, सो वापस से आदत हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला कौन-सा क्लास चाहिए, अगला कौन से सब्जेक्ट का वन शॉट चाहिए, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, एंड ये क्लास कैसी लगी आपको, ये ज़रूर से बताना। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के अंदर में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। 2027 का आपका जो एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह मैं उम्मीद करता हूँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।